हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। लगातार हम देखते आ रहे हैं दिल्ली पुलिस की क्लासें, और हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस साइंस की हम बात करेंगे। साइंस में हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की लगातार क्लासें चली आ रही हैं। आपने देखा होगा कि टीचर मानव पाचन तंत्र को एक क्लास या ज्यादा मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म कर देते हैं, लेकिन अपनी लगातार मानव पाचन तंत्र की क्लासें आ रही हैं। 3 से 4 क्लास आ चुकी हैं और लगभग 3 से 4 क्लास ही और आने वाली है। ध्यान रखें, पूरा मानव पाचन तंत्र की कंप्लीट जानकारी आपको दी जा रही है। आपने देखा कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टंग के बारे में, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं लारी ग्रंथि, और लारी ग्रंथि के बाद हमने देखा था कि भोजन लार का क्या क्या कार्य है। लार का मुख्य कार्य क्या था? भोजन को मिला देना है, भोजन के अंदर मिल जाना, जिससे भोजन लसलसा बन जाए और भोजन भोजन फूड पाइप के द्वारा या भोजन नलिका के द्वारा आराम से आमाशय तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद हमने कल देख लिया था कि जो लार ग्रंथि है, लारीय ग्रंथि, 3 हमारे शरीर में 3 लारीय ग्रंथि है। उसके बाद बात करने वाले हैं आज हम किसकी? अब लार भोजन गया, भोजन जाने वाला कहाँ है? भोजन जाएगा कहाँ? भोजन नलिका में। तो आज हम बात करेंगे भोजन नलिका, और भोजन नलिका के बाद बात हम करेंगे आमाशय की। आमाशय में भोजन चला जाता है भोजन नलिका के द्वारा। पहले मैंने कल तुम्हें बताया था कि 2 प्रकार के एंजाइम लार के अंदर पाए जाते हैं। एक लाइसोजाइम जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, और दूसरा टेरिलिन एंजाइम जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट या पचित भोजन, संपूर्ण भोजन तो पाचन होता नहीं, कुछ भोजन पचता है। तो पाचित भोजन और अपाचित भोजन, पाचित भोजन और अपाचित भोजन को जो संयुक्त रूप से जो पदार्थ तैयार होता है उसे हम बोल देते हैं बोलस। क्या? बोलस। तो ध्यान रखें, बोलस क्या होता है? तो मुख के अंदर या मुंह में उपस्थित पाचित और अपाचित भोजन की एक लुगदी बन जाती है, वो क्या कहलाती है? बोलस। इतना कल हो गया था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब ये जो बोलस है ये फूड पाइप के द्वारा या भोजन नलिका के द्वारा कहा जाएगा आमाशय में। तो कुछ इस प्रकार की हमारी होती है फूड पाइप, जिसके अंदर भोजन इस प्रक्रम में आता है। सुने बात। उसके बाद ये आ जाता है आमाशय में। आमाशय की आकृति कुछ ऐसी होती है। तो बात करेंगे जो फूड पाइप की जो लंबाई होती है, फूड पाइप की जो लेंथ होती है, वो बेटा होती है 25 सेंटीमीटर। यहां से शुरू होती है और आमाशय तक रहती है। ध्यान रखें कि गुरुजी, भोजन अगर हम खाते हैं और वो सीधा हम यहाँ खाते हैं, अचानक एकदम से कैसे यहाँ नहीं आता, धीरे धीरे कैसे आता है? बिल्कुल धीरे इसलिए आता है कि फूड पाइप के किनारे मांसपेशियां लगी होती हैं। इस प्रकार से मांसपेशियां दोनों साइड होती लगी रहती हैं। ये मांसपेशियां संकुचन की स्थिति पैदा करती है, जब एक बार खुलती है एक बार बंद होती है। तो जैसे ही खुलेगी भोजन नीचे, फिर वापस बंद, फिर नीचे वाली खुलेगी, तो ये ऐसे चलती रहती है, एक बंद एक खुलती, ऐसे करती है। तो ध्यान रखें, भोजन ऐसे धीरे धीरे नीचे आता रहता है। ये फूड पाइप, इसका अगर अंग्रेजी में बात करें तो हम बेटा इसे बोल देते हैं ईसोफेगस। ध्यान रखें, ईसोफेगस फूड पाइप को ही कहा जाता है। अब भोजन सुनो कहाँ जाएगा? भोजन आ जाता है हमारे आमाशय के अंदर। भोजन आया आमाशय के अंदर, उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, भोजन आमाशय में आता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। जो फूड पाइप से जुड़ा भाग है वो कहलाता है कार्डियक, बीच वाला भाग जो उभरा हुआ भाग है वो कहलाता है फंड्स, और ये नीचे क्या है? नीचे है छोटी आंत, और जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग है, देखो छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है? तो ये साहब कहलाता है, इसको हम बोल देंगे पाइलोरस। क्या बोल देंगे? पाइलोरस। अब ध्यान रखें, आमाशय के 3 भाग मैंने बता दिए, कार्डियक, फंड्स और पाइलोरस। अब सुने आमाशय के बारे में। मुख से भोजन आया, आने के बाद लार के माध्यम से, लार से पाचित होकर फूड पाइप में आता है। फूड पाइप में क्रिया होती है, उस क्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ध्यान रखें, पेरिस्टालसिस
पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है? जैसे जैसे फूड पाइप के द्वारा भोजन नीचे आता है, यू बंद होती है, फूड पाइप के अंदर उपस्थित मांसपेशियां खुलती है, बंद होती है, खुलती है, तो भोजन धीरे धीरे नीचे आता है, और जो वो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, वो कहलाती है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस से भोजन आ जाता है नीचे, कहाँ? आमाशय में। तो पहले फूड पाइप के बारे में ध्यान रखें। फूड पाइप की लंबाई कितनी? फूड पाइप की लंबाई बेटा, फूड पाइप की लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर। एक फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं। बोलस आता है फूड पाइप में, और जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है पेरिस्टालसिस। अब भोजन आ गया आमाशय में। अब हमें बात करनी है किसकी? आमाशय के बारे में। तो सुने आमाशय के बारे में कुछ बातें। आमाशय, आमाशय की आकृति अल्फाबेट के जे के अनुसार होती है। भाग कितने? आमाशय के भाग कितने? 3। आमाशय के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है? तो ध्यान रखें, आमाशय के अंदर जल प्लस में आयन, उसके बाद एंजाइम, उसके बाद HCl, और बात कर लें तो और मिलता है म्यूकस, जिसे हम कहते हैं श्लेष्मा। ये पेट के अंदर स्थित होते हैं। आयन का मैंने तुम्हें बताया था, कौन कौन से आयन? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। HCl एक अम्ल पाया जाता है। सुने, अम्ल की बात आप करेंगे, आमाशय की बात। फूड पाइप से जुड़ा भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। मध्य वाला भाग या बीच वाला भाग फंड्स, और छोटी आंत से जुड़ा भाग क्या कहलाता है? पाइलोरस। इतनी बातें हो गई। अब हम बात करने वाले हैं कि गुरुजी इसके अंदर भोजन आ जाता है, कितनी देर रहता है पेट के अंदर? तो मैं बता दूं कि भोजन पेट के अंदर या आमाशय के अंदर रहता है 3 से 4 घंटे। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे रहने के बाद भोजन जब आता है, तो टोटल टाइम पूछे तो बच्चों 3 से 4 घंटे। लेकिन पूछ ले गुरुजी पाचन क्रिया कब शुरू होती है? तो हम बता देंगे पाचन क्रिया 1.5 से 2 घंटे के बाद शुरू होती है। कोई एग्जाम क्या बोलते हैं, कई किताबों में लिख देते हैं 1 से 1.5 घंटा या 1.5 से 2 घंटा, यही इसका एवरेज होता है। ध्यान रखें, अब भोजन आया इसमें आने के बाद अब इसके अंदर क्या मिल जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये होती है ग्रंथियां पेट के अंदर। ग्रंथियां मुख के अंदर मैंने लारी ग्रंथि पढ़ाई, ऐसे ही पेट के अंदर क्या मिल जाएंगे? गैस्ट्रिक ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या करेंगी? गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न करेंगी, हाँ या ना? बिल्कुल गुरुजी, गैस्ट्रिक ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कर देंगी। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मैंने तुम्हें बताया ये आयन, ये उपस्थित होते हैं। H2O, आयन, एंजाइम और HCl। उसके बाद ध्यान रखें, गैस्ट्रिक ग्रंथियां मिली, गैस्ट्रिक ग्रंथियों से उत्पन्न गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होता है। एक एक करके हम बात करेंगे सभी गैस्ट्रिक जूस के अंदर उपस्थित सभी पदार्थों के बारे में। उसके बाद हम बात करें जो जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां, या इसको देखो गैस्ट्रिक ग्रंथियां, हम इसको बोल दें क्या? जठर ग्रंथि। बिल्कुल बारीकी से समझाया जा रहा है, वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा सिस्टम क्या है। जो जठर ग्रंथियां है या गैस्ट्रिक ग्रंथियां है, इनके अंदर बेटा 3 प्रकार की मिल जाती है कोशिका। तो गुरुजी नाम बताओ कौन कौन सी कोशिका है? तो पहली सुन लो, म्यूकस कोशिका, या इसको हम बोल देंगे श्लेष्मा कोशिका। दूसरी बताओ गुरुजी? तो दूसरी ध्यान रखें, दूसरी है पैराटाइल कोशिका। और गुरुजी तीसरी भी बता दो, तो तीसरी को हम बोल देंगे पेप्टिक। तीसरी को हम बोल देंगे पेप्टिक कोशिका। और पेप्टिक कोशिका का क्या मतलब है? पेप्टिक कोशिका को हम बोल देते हैं चीफ कोशिका। अब ध्यान रखें कि गुरुजी कोशिका है, कोशिकाओं का कुछ ना कुछ कार्य तो होगा, बिल्कुल होगा। कोशिका है तो कोशिका का कार्य जरूर होगा। बताओ साहब, पेप्टिक कोशिका क्या करती है? श्लेष्मा उत्पन्न कर देती है। या श्लेष्मा कोशिका, सॉरी, म्यूकस कोशिका क्या करेगी? श्लेष्मा उत्पन्न। ठीक है साहब, श्लेष्मा उत्पन्न कर दिया, लेकिन श्लेष्मा का कार्य क्या है? बिल्कुल, श्लेष्मा का कार्य है कि भोजन को चिपचिपा बना देता है, भोजन को पेट से चिपकने नहीं देता है। वो कौन? म्यूकस कोशिका से उत्पन्न श्लेष्मा। अब गुरुजी पैराटाइल का भी काम बताओ। बिल्कुल,
पैराटाइल का काम सुने, पैराटाइल का काम होता है पेट के अंदर उपस्थित HCl अम्ल का निर्माण कौन कोशिका करती है? पैराटाइल कोशिका। अजी साहब ठीक है, पैराटाइल कोशिका हो गया, HCl का निर्माण। गुरुजी पेप्टिक कोशिका, तो इधर देखें, इधर म्यूकस भी आ गया, इधर HCl भी आ गया, इनकी बात हम पहले कर चुके हैं। अब क्या बच गया गुरुजी? एंजाइम। तो पेप्टिक जो कोशिका है वो किसका निर्माण कर देती है? एंजाइम का। ओके, दो प्रकार के एंजाइम पेट में होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोरेनिन, क्या बोलेंगे? प्रोरेनिन, सॉरी प्रोरेनिन, और दूसरे को क्या बोल देंगे? दूसरे को बेटा हम बोल देंगे पेप्सिनोजन। क्या बोल देंगे? पेप्सिनोजन। दिख नहीं रहा होगा शायद, नीचे रह गया, ध्यान रखें। प्रोरेनिन ऊपर लिख देता हूं, एक है प्रोरेनिन और दूसरा क्या है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ऊपर लिख देता हूं, ध्यान रखें, पेप्सिनोजन। ठीक है साहब, पेप्सिनोजन हो गया। अब इन एंजाइम्स के कुछ कार्य होंगे गुरुजी। बिल्कुल कार्य है, मैं बता दूं, पेट के अंदर उपस्थित कई बार हम देखते हैं कि अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज्यादा खाने पर या इधर उधर का सब कुछ खा ले, किसी शादी में गए तो चाट भी खाया, मिठाई भी खाई, फिर गोलगप्पे खाए, टिक्की, मैदा, बर्गर सब खा लिए, तो इससे पेट में अम्ल का मान बढ़ जाता है या अम्लता बढ़ जाती है और एसिडिटी का मान बढ़ जाता है। तो फिर क्या करें गुरुजी? अब पेट में कौन सा अम्ल है? HCl बढ़ गया या अम्ल बढ़ गया है तो देना पड़ेगा क्षार। लो गुरुजी हम दे देते हैं क्षार। मैग्नीशियम कौन सा दे दिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्रिया करते हैं और बढ़ा देते हैं MgCl2 जो होता है उदासीन। ध्यान रखें, MgOH के टूप में अपन खाते हैं इनो, क्या खाते हैं? इनो। अब गुरुजी बात करो कि HCl का कार्य क्या है? HCl को हमें देखते हैं कि HCl का जो pH मान है वो 1 से 1.5 pH होता है। इतना खतरनाक हमारे पेट के अंदर उपस्थित है, क्या पेट में नुकसान नहीं करता? या इसके क्या कार्य है? तो सुने कार्य, ध्यान रखें। HCl का निर्माण कब होता है? HCl का निर्माण बच्चे के जन्म से लेकर मरने तक होता रहता है। गुरुजी ये तो ठीक है, HCl का काम बता दो। तो काम सुने, कल हम पढ़ रहे थे लारी ग्रंथि और मैंने बताया था लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो क्या करता है? जीवाणुओं को और कीटाणुओं को नष्ट करता है। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, कीटाणु और जीवाणुओं को पूरे रूप से खत्म नहीं करता, पूरे रूप से खत्म करता है कौन? HCl। कुछ बचे हुए जो कीटाणु जीवाणु है पेट में आ जाते हैं उनको कौन खत्म कर देता है? HCl। ठीक है साहब गुरुजी, और कुछ कार्य बताओ इनका। उसका मैंने बताया कि इसकी अगर अधिकता हो जाती है तो हम क्षार लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है, और बेस लेकर क्या बन जाता है? उदासीन। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया कि पेप्टिक जो कोशिका है, जो जठर ग्रंथि के अंदर पेप्टिक कोशिका है, इसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ध्यान रखें साथियों, ये दोनों एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, इनका कोई कार्य नहीं होता। तो पेप्सिनोजन को, जब पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है, HCl के संपर्क में आने के बाद साथियों ये बन जाता है पेप्सिन। क्या बन जाएगा? पेप्सिन। पेप्सिनोजन जब HCl के संपर्क में आएगा तो क्या बन जाएगा? पेप्सिन। और प्रोरेनिन जब HCl के संपर्क में आता है तो ये बन जाता है क्या? रेनिन। ये अब सुनो, ये थे नॉन एक्टिव, ये दोनों है एक्टिव। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन। एग्जाम आ जाएगी, पेट के अंदर उपस्थित कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो हमें आंसर लगा देना है साथियों, पेप्सिन। और रेनिन, रेनिन के अंदर एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है कैसिन प्रोटीन, ये छोटे बच्चों के अंदर उपस्थित होती है। नॉन एक्टिव प्रोरेनिन को HCl के संपर्क में आने पर रेनिन बन जाता है। और रेनिन के अंदर एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसिन प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन या पेप्टाइड, ये पेप्टाइड के श्रृंखला या पेप्टाइड की अवस्था में आ जाते हैं और प्रोटीन का क्या हो जाता है? पाचन। ध्यान रखें, इस प्रकार चलता है आमाशय की जीवन क्रिया। तो ये था हमारा फूड पाइप। आज हमने देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने शुरू में पढ़ा मुख, उसके बाद पढ़ लिया है भोजन नलिका, उसके बाद क्या पढ़ना था? आमाशय। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद हम पढ़ने वाले हैं बड़ी आंत, और फिर गुदा के माध्यम से उत्सर्जन का
अपशिष्ट। साथियों ये आज मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें भोजन पाइप और आमाशय। अब साथियों जिसको लगे कि गुरुजी कुछ ना कुछ कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपका छोटा भाई हूँ, कोई गलती कर भी जाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर बता सकते हैं। साथियों कोशिश रहती है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाया जाए। पूरी चीज हम देने की कोशिश करते हैं। यस स्टडी टीम आपके लिए 24 घंटे लगातार मेहनत कर रही है। साथियों अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है और लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो आप यस स्टडी टीम के साथ जुड़कर पूरा फायदा ले टीम का। टीम लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है। और साथियों अपने साथियों को भी जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी कर दें। और आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाया। सारी चीजें आप हमें बता सकते हैं। आप और हम सब एक परिवार की तरह हैं, परिवार की तरह कार्य करेंगे। थैंक यू दोस्तों।